चुनावी दौर चल रहा है। चुनावी दौर में आपसे मुलाकात होती है, बहुत सारी बात होती है, लेकिन एक पक्षीय होती है। मैं इधर से बोलूँगा, आप वहाँ सुनेंगे, हम फिर दूसरे कार्यक्रम में चले जाएंगे। आपके दिमाग में, मन मस्तिष्क में कई प्रकार की बात चलेगी, लेकिन आपके जहन में जरूर ये बात बैठ गया होगा कि हमारे बीच में जो व्यक्ति आया था वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। कोई मंत्री कह करके बुला रहा है, कोई जनक चमार कह के बुला रहा है, और आपके बीच का ही ये रहने वाला बेटा और भाई है। अगर यहाँ तक अवसर अगर मिला है तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, राज्य के नेतृत्व के द्वारा हम चाहेंगे कि आप दोनों केंद्रीय और राज्य के नेतृत्व को जोरदार ताली बजा करके आप लोग स्वागत करें कि मेरे जैसे गरीब परिवार में जिसके माता पिता हलवाही का काम किया, अब वैसे उस परिवार से निकल करके उस बेटा आपके बीच में खड़ा है। मेरे पिताजी कभी सोचे नहीं होंगे कि मेरा भी बेटा बिहार प्रदेश का नेतृत्व करेगा, लेकिन मैं कोटि कोटि बधाई भारतीय जनता पार्टी को देना चाहता हूं कि झोपड़ी से निकाल करके भारतीय जनता पार्टी हरवाहे के बेटा को आपके जनक चमार आपके सामने यहाँ खड़ा होकर के बात करें। अब राजनीतिक सूझबूझ की बात करेंगे आपके बीच में। आप सब जानते हैं, समझदार भी हैं, आप बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की बात मानने वाले लोग हैं। घर टोले मोहल्ले में बाबा साहब की जन्म जयंती आप मनाते हैं। 6 दिसंबर को आपको याद होगा और 14 अप्रैल को आपको याद होगा। 14 अप्रैल को धूमधाम से हम उनकी जन्म जयंती मना लेते हैं और 6 दिसंबर को बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस मना लेते हैं। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के ये 2 दिन दलितों के बीच में धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कभी भी पार्लियामेंट के अंदर पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा संविधान दिवस मनाने का काम नहीं होता। मुझे भी सौभाग्य कि 14 से 19 तक सांसद बन करके दिल्ली देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठने का जब अवसर मिला, हमने देखा 16 से ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संविधान दिवस मनाने का प्रारंभ किया। आज संविधान दिवस पूरे धूमधाम से मनता है, 2 दिवसीय। आप सब जानते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी अपने भाव भावना में बहुत सारी बात कह गए। हमारे पढ़े लिखे नौजवान अपने हिसाब से बोलते हैं, जो हमारे समाज के पढ़े लिखे नहीं या अनपढ़ समाज है वो दूसरे भाव भावना प्रकट करता है। जो हमारे समाज के पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, प्रोफेसर बन गया, वकील बन गया, वो अपने भाव भावना दूसरे ढंग से प्रकट करता है। लेकिन साथियों, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का यही मंत्र था कि पहले सबसे शिक्षा बनना है, शिक्षित बनना है, शिक्षा को ग्रहण करना है, पहला मंत्र था। आज 75 साल के आजाद भारत में हम अमृत काल में चल रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और 75 साल के उम्र में आज हमारे 60 साल 50 साल के अगर नौजवान पढ़ा लिखा नहीं है तो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर तो आपको पढ़ने लिखने का अधिकार दिया था, संविधान में अधिकार दिया था, लेकिन कौन सी मजबूरियां रह गई, कौन से कारण रह गया कि हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं। वह दोष हम भारतीय जनता पार्टी को नहीं देंगे, वह दोष हम कभी नरेंद्र मोदी जी को नहीं देंगे, जिनका उम्र 60 साल 45 साल 50 साल हो गया, एक पीढ़ी आपकी निकल गई, तो वह आप स्वयं सोचे कि ये किन की गलतियां रह गई, किन की गलतियां रह गई जिसके वजह से आप पढ़ नहीं पाए। आप पढ़े नहीं तो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो मंत्र शिक्षित बनने का, आप शिक्षित नहीं हो पाए। लेकिन आज समाज के लोग, थोड़ा सा गांव की तरफ आप देखिए, पढ़े लिखे लोग नजर आ रहे हैं। आप पढ़ने लिखने के बाद से उसका हालात बदलता है, माली हालात बदलता है, तो उसको जीने का, बैठने का, चलने का, रहने का, सब कुछ में बदलाव नजर आता है। हम एक और उदाहरण देना चाहते हैं। आप गुरु रविदास महाराज जी को जानते हैं। गुरु रविदास महाराज जी क्या कहा करते थे? गुरु रविदास महाराज जी कहा करते थे, आज से 648 साल 58 साल पहले, ऐसा चाहूं राज में जहां शवन को मिले अन्न, ऐसा चाहूं राज में जहां शवन को मिले अन्न, छोट बड़ सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। ये किसका वाणी? ये गुरु रविदास महाराज जी की वाणी। आप गुरु रविदास जी के मानने वाले सभी समाज के लोग होते हैं, लेकिन हमारे अंदर
कुछ ऐसी भावनाएं आ गई कि हम बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भी अपने जात से जोड़ लेते हैं, गुरु रविदास महाराज जी को भी अपनी जात से जोड़ लेते हैं। भाई जाति में जन्म जरूर लिया है, उनकी माता जी किसी समाज और धर्म की बेटी जरूर रही होंगी, लेकिन वो पूजनीय लोग रहे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अति पिछड़े में जरूर जन्म लिए हैं, लेकिन आज देश के 1 अरब 40 करोड़ देशवासियों को नेतृत्व कर रहे हैं और गर्व से देश के सर्व समाज के लोग अपने नेता पे नरेंद्र मोदी पे नाज कर रहा है। ये परिवार की बात। उसी कड़ी में एक और महापुरुष का हम नाम बताना चाहेंगे, दीनदयाल उपाध्याय जी। दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का सपना देखा था। दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि अंतिम पंक्ति में जो लोग बैठे हैं, जिनको रहने का घर नहीं है, खाने का अन्न नहीं है, पहनने का कपड़ा नहीं है, जिनको बस्ती में जाने की सड़कें नहीं है, उसको कैसे पहुंचेगा, उसकी चिंता दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया है। मैं इन 3 महापुरुषों को इसलिए हमने कहा कि उनकी सोच एक ही है कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को कैसे हम विकास पहुंचाएंगे। जैसे दीनदयाल उपाध्याय जी का हमने बताया कि अंत्योदय का नारा दिया, आपके अंतिम पंक्ति में बैठे हुए समूल जो बीमारी है, रोग कैसे नष्ट होगा, उसका समुचित विकास कैसे होगा, उस जमाने में उन्होंने आह्वान अपने लोगों को किया था कि जब तक ये समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों को हम विकास नहीं करा सकते हैं, इस समाज का जो सपना है, यह देश का जो सपना है, हम भारत को जो विश्व को गुरु बनाने के लिए चले हैं, शायद अधूरा रह जाएगा। इसलिए उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया देशवासियों के सामने, लेकिन जिनके हाथों में हमारे देशवासियों ने सत्ता की बागडोर दिया, प्रदेशवासियों ने प्रदेश की बागडोर दिया, उन लोगों ने कभी उनकी बातों पर अमल नहीं किया। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में बताया, वो 3 मंत्र दिया, शिक्षित बनो, संगठित हो जाओ, संघर्ष करो, आपकी समस्याओं से मूल नष्ट हो जाएगा। गुरु रविदास महाराज जी ने कहा, कैसा चाहूं राज में जहां सबन को मिले अन्न, और छोट बड़ सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। 658 साल पहले कहा, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घर घर अन्न देने का काम कर रहे हैं। इन तमाम लोगों ने सपना देखा, ये सपना देखा था। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को आप लोग देखे होंगे, बाएं हाथ में संविधान लिए हुए, दाएं हाथ उन्होंने ऐसा किया। आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं कि ऐसे बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने संविधान बाएं हाथ में दबाए हुए, और बाबा साहब ऐसे वो नेपाल की तरफ उंगली नहीं दिखाए, बंगाल की तरफ नहीं दिखाए, पाकिस्तान की तरफ नहीं दिखाए। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जब आदमकद मूर्तियां लगती है तो चिन्हित होता है कि बाबा साहब की उंगली दिशा क्या होना चाहिए। वो दिशा तय होता है दिल्ली की तरफ। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर दिल्ली की तरफ इशारा किया कि आए देश के गरीब, आए देश के पिछड़े समाज के लोग, आए कमजोर समाज के लोग, आपकी बिगड़ी हुई बात को हमने इस संविधान में लिख दिया। 26 जनवरी 1950 को 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में संविधान को तैयार करने में लगा। वो संविधान में आप सभी समाज के, गरीब समाज के लोगों को हक अधिकार के बारे में लिख दिया। अपने वोट के प्रति सजग हो जाओ, अपने वोट से अपनी बेटा और बेटी को राजा बनाओ, नेता बनाओ, आपके घर परिवार गरीब का मसीहा के रूप में कोई आगे निकलेगा, आपका भाग और भविष्य बदलेगा। लेकिन आज घर में आप बैठ करके सोच, अब कभी आपने सोचा नहीं। आज वही हालात को बदलने के लिए वही बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के बातों पे चल करके, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी को बातों को चल करके, गुरु रविदास महाराज जी के बातों को चल करके घर छोड़ दिया नरेंद्र मोदी जी ने। उनके परिवार में भाई हैं, बहनें हैं, माता जी भी थी, चल बसी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने देश को अपना परिवार माना है। 1 अरब 40 करोड़ को देश को अपना परिवार माना, और वह परिवार मान करके अपने पूरे जीवन को तन्मयता से आप समाज और देशवासियों को समर्पित किया है। आपके लिए किया ऐसा। बहुत लंबी चौड़ी बात हम आपसे करने के लिए नहीं आए, लेकिन थोड़ा सा उदाहरण दिया हमने अपने समाज के लोगों को। हमारे इधर शिवनाथ भाई ने बताया कि अनुसूचित जाति की बस्तियों में कैसे समाज के लोगों को गुमराह किया जाता है। जो 18 साल, 15 साल के 20 साल का नौजवान होगा, जो 2005 के बाद में जन्म लिया होगा, उसको बिहार की स्थिति के बारे में मालूम नहीं होगा, देश की स्थिति के बारे में मालूम नहीं होगा। लेकिन 2005 के पहले जिनकी उम्र यहाँ 35 साल हो गया है, जिनकी उम्र 50 साल हो गया है,
जिनकी उम्र 40 साल हो गई है, वो केंद्र के भी सरकार को लोगों ने देखा था, राज्य के भी सरकार को लोगों ने देखा था। आपके पुरखा ने वोट केंद्र में भी दिया था, आपके पुरखा ने, हमारे बाप दादा ने इनको भी वोट दिया था, लेकिन वोट के बदौलत ये अपने परिवार को आगे बढ़ाया। केंद्र में जिनकी सरकार रही है, अपने परिवार को लोगों ने आगे बढ़ाया। परिवार के अलावा किसी गरीब की बात इन लोगों ने नहीं किया। जब चुनाव आया तो गरीब का स्लोगन देने के लिए लोग आया, लेकिन सरकार में ये लोग आते थे तो आने के बाद से गरीब ये भूल जाते थे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को कि इन्होंने परिवार की बात नहीं किया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी को कि जब सत्ता में आपने बैठाया, इन्होंने परिवार की बात नहीं किया। 1 अरब 40 करोड़ को परिवार नरेंद्र मोदी जी ने देश को माना, और 13.5 करोड़ बिहार वासी है, वो 13.5 करोड़ परिवार को बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपना परिवार माना। और परिवार मान करके सरकार ने योजनाएं तय किया, आपके घरों तक योजनाएं पहुंची। मैं उधर भी चर्चा कर देना चाहता हूं थोड़े समय के लिए। आपने देखा होगा, यही हमारे समाज के लोगों के बीच में वृद्धा पेंशन एक चलता था, 25-50 रुपया मिलता था। जब 25-50 रुपया मिलता था, ब्लॉक में हम जाते थे, 50 रुपया 100 रुपये के हिसाब से अगर साल का 1200 रुपया हुआ तो 1200 रुपये के सामने उधर उंगली से ठेपा लिलवा दिया जाता था, और आधे पैसा अपने जेब में रख लिया जाता था, आधे पैसे आपको पेमेंट किया जाता था, और आधे पैसा आप लेकर के पूछने का भी हक नहीं होता था। आप चले जाते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। यही पूर्ववर्ती सरकार की। आप थोड़ा सा भी सोचिए, सड़कें की क्या हाल थी, बिजलियां की क्या हाल थी, राशन का क्या हाल था। यही जमाना था कि हमारे समाज के लोग जन वितरण विक्रेता के यहाँ जाकर के केरोसिन तेल के लिए घंटों खड़ा होते थे। 300 यूनिट अगर मिलता था, 3 लीटर उनको मिलना होता था, 1.5 लीटर ही दे करके आपको भगा दिया जाता था। ऐसा होता था कि नहीं होता था? ये कौन सरकार थी? उस सरकार को आप याद क्यों नहीं करते हैं? वही सरकार के लोग रंग बदल करके, भेष बदल करके, परिवार बदल करके, नाते रिश्ते बदल करके, और फिर हमारे बीच में लोग आते हैं, गुमराह करते हैं, बहकाते हैं, हम बहकने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको याद करना होगा। आप याद नहीं करेंगे तो ये आने वाले दिन में आने वाली पीढ़ी, आपकी और औलाद, नाती पोता कभी आपको माफ नहीं करेगा। हम कहते हैं ना, राम के घर में देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता है। जो दुनिया चला रहा है, जो ईश्वरीय शक्ति है, वो बाबा साहब को ही क्यों न माने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को ही क्यों न माने, दीनदयाल उपाध्याय जी को ही क्यों न माने। अगर किसी इष्ट मुनि देव को आप मानते हैं तो दुनिया ये चल रहा है, उसी दुनिया के बल पर हम सब लोग बढ़े। लेकिन जो माली हालात हमारे बदलने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने जो आपके हाथों में पावर दिया, ताकत दिया, आपको क्या समझ में आता है? ये वोट बड़ी लड़ाई और मुश्किल से मिला है। आपको लगता है गांव टोले मोहल्ले में कोई लोग जाता है, आप कहते हैं कि एक वोट नहीं देंगे क्या हो जाएगा। इस वोट के लिए हमारे पुरखा ने लाठी खाया है, अंग्रेजों से गोली खाया है, मुगलों को फांसी के फंदे पर लोगों ने चढ़ा है, और आप कहते हैं एक वोट नहीं देंगे क्या हो जाएगा। वोट की कीमत को आपको जानना होगा। वोट की कीमत के लिए लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुआ था। कुछ हमारे पढ़े लिखे नौजवान साथी होंगे, उनको मालूम हो 1932 में, अब तब जाकर के आपको गरीब गुरबा को वोट देने का अधिकार मिला। यही वोट की जब समय आया था, बड़ी लंबी बहस के बाद से आपके हाथ में एक वोट का अधिकार मिला था। आज जब आपके हाथ में वोट मिल गया, आपने पूर्ववर्ती सरकार आप बनाते रहे, हिंदू मुस्लिम लोग वोट देते रहे, सरकार बनती रही, लेकिन आप समाज को कहीं भाला नहीं हुआ। लेकिन जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से मैं नहीं जानता हूं कि कौन समाज के लोग वोट देता है, कौन समाज के लोग नहीं देता है, लेकिन धन्यवाद हम देना चाहते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं जो वोट देता है उसको भी जाके धन्यवाद दो, जो नहीं देता है उसको भी धन्यवाद दो। जो देता है उसको समझदारी आ गई है देश के बारे में, प्रदेश के बारे में, अपने पीढ़ियों के बारे में। जो नहीं दे रहा है, शायद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी लोग उनके घरों तक नहीं गए हैं, जिसके वजह से वो बात को ज्ञानता उनके पास नहीं पहुंची है, प्रकाश उनके पास नहीं पहुंचा है। शायद उनके पास अगर ये मैसेज संदेश चला जाएगा तो आने वाले दिनों में जो राही भटके हुए हैं वो भटकना बंद कर देंगे। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा है, जिस समाज का दशा खराब होता है उसका दिशा गड़बड़ होता है। जिस समाज का दशा खराब है, जिसको घर ठीक नहीं है, पहनने का कपड़ा नहीं है, खाने का अन्न नहीं है, तो उसका दिशा गड़बड़ है।
वो दिशा को जब ठीक कर लेंगे आपका दशा अपने आप ठीक हो जाएगा। यही दिशा दिखाने के लिए, दिशा बताने के लिए और भटके हुए रास्ते पर लाने के लिए आपको मैं चलता हूँ, जगह जगह जाता हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश आगे बढ़ रहा है। कैसे आगे बढ़ रहा है आप सबको मालूम होगा। कुछ लोग यहाँ बैठे होंगे तो उनके यहाँ किसान मानधन का एक मोदी जी ने योजना चलाया, किसान मानधन योजना। जिसके पास 2-4 कट्ठे जमीन है, पहले की सरकार की अब चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये सरकार नरेंद्र मोदी जी की आई तो 2-4 कट्ठे जमीन वाले लोगों को भी किसान मानधन योजना चला। किसान मानधन योजना में 17वां 18वां किस्त उनके खाते में आ गया। क्या कोई ऐसा साथी है जिसके खाते में पैसा आ रहा है किसान मानधन योजना का? अब बताइए, इतने लोग आपके घर के भी महिला के भी खाते में आता है, जिनके नाम पे दस्तावेज है, खतियान है, जिनके नाम पर उनके जमीन रजिस्ट्री हुई है, दाखिल खारिज हो गया है, उनके नाम पर भी अकाउंट खुला हुआ है। एक एक करके बताऊं तो दिन भर समय लगेगा साथी। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जैसे आपने कोई इधर हाथ उठाया किसान मानधन योजना का, कौन आप जरा खड़े हो जाइए, आप खड़े होइए। कौन सा किस्त आपके यहाँ गया है? 8-10 गो आ गया। आपके कहाँ गया है? 16वां किस्त गया है। अब बहुत लोग हाथ उठाया, लेकिन मैं पूछ रहा हूं, ये 16वां किस्त ले लिए, एक किस्त 2000 जाता है, 16 किस्त का कितना पैसा चला गया है? बोलिए कितना गया है? 32,000 रुपया इनके खाते में जा चुका है। 32,000। ये 32,000 रुपया आपके खाते में आया। कहीं आपने रिश्वत दिया है? कहीं आपने पैरवी लगाया? कहीं रिश्वत, कहीं पैरवी नहीं दे लगाना पड़ा, और इन्होंने ऑनलाइन अपने खेत खलिहान का दस्तावेज को कर दिया, और घर बैठे आपके अकाउंट में 32,000 रुपया, हर किस्त का 2,000, यानी 16वां किस्त आ गया, 32,000 रुपया इनके यहाँ आ गया। अब आपको लगता होगा कि इन लोगों को मिल गया, इसमें सबको नहीं मिला। आपको नहीं मिला तो आपके यहाँ अगर जमीन होगा तो उसको दाखिल खारिज करवा लीजिए। अगर परदादा के नाम से जमीन है, पिताजी जोतते आए, पिताजी के बाद से आपके बेटा जोत रहा है, आपको पैसा नहीं मिला, नहीं मिलेगा। वो दादाजी के नाम से दाखिल खारिज पिताजी करा लेंगे, पिताजी के नाम से माताजी का हो जाएगा। आप माता पिता में एक व्यक्ति को, किसी को वो दाखिल खारिज जैसे हो जाएगा, आप ऑनलाइन करा दीजिएगा, आपके भी खाते में हर किस्त का 2,000 रुपया आना प्रारंभ हो जाएगा। कहीं पैरवी करने की जरूरत नहीं। इसी कड़ी में आपको और आगे बढ़ाते हुए, आप वृद्धा पेंशन की जानते हैं, हमने पहले भी बताया, वह राशि अब 400 रुपया हो गया है। लेकिन योगी जी की उत्तर प्रदेश में सरकारें चल रही है, वहाँ 1,000 मिलता है वृद्धा पेंशन। बिहार में भी आने वाले दिन में वो राशि बढ़कर के 1,000 होने जा रहा है। लेकिन अभी 400 रुपया का जो मिलता है, बहुत ऐसे दादी और माँ यहाँ बैठे हुए हैं जिनका उम्र 60, 65, 70, 75 साल का हो गया है, उनको वृद्धा पेंशन मिल रहा है। और 400 रुपया के रेट से जोड़ लीजिए, 400 रुपया के रेट से अगर महीना मिलता है तो 12 महीना का कितना रुपया हुआ? कितना हुआ? 12 चौका 4800 रुपया। आपके खाते में 4800 रुपया साल का नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। क्या आपको कहीं रिश्वत देना पड़ता है? नहीं देना पड़ता है। आप घर बैठे, आपका अकाउंट है, उसमें आ जाता है, घर का पतोह मैसेज देखती है, बेटी देखती है, बेटा देखता है, अब वो आपका पैसा है। आप उस पैसे से बेटा बेटी को पढ़ा सकते हैं, कपड़ा खरीद सकते हैं, अपने लिए उपयोग में पैसा ला सकते हैं, वो आपका पैसा है साथी। कहीं रिश्वत की जमाना नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, अब खाता आपके पास नहीं था, उसका भी चिंता नरेंद्र मोदी जी ने किया। वो खाता का कैसे चिंता किया? हमारा गरीब समाज वो जानता और समझता नहीं है। पढ़े लिखे लोग हैं, वो जानते समझते हैं, लेकिन ज्यादा समाज हमारा पढ़ा लिखा नहीं है, वो नहीं जानता और समझता है। एक खाता खोलने के लिए हमारे इस समाज के जब बैंक में जाते थे, बैंक के अधिकारी डांट के भगाता था कि आप खाताधारी नहीं बन सकते हो, आप गारंटर लाओ, पढ़े लिखे लोगों को लेके आओ और गारंटर भी लाओ। तो जिस बैंक में आप गए हैं खाता खोलने के लिए, उसी बैंक के कोई अगर अकाउंट वाला होगा, उसको गारंटर मांगा, ऐसा मांगा जाता था कि नहीं मांगा जाता था? लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनते हुए स्वयं उन्होंने गारंटर बन गया, और गारंटर बनने के बाद उन्होंने कहा कि अब गरीब बैंक में नहीं जाएगा, अब बैंकर्स जाएगा गांव में, और गांव में गया और जनधन योजना का नाम देकर के गरीबों को खाता खुलवाया गया। खाता भी आपका खुल गया था।
आज उस खाता का मतलब आप नहीं समझ पा रहे होंगे, आपको समझने की जरूरत है। एक खाता खुलवाने में 1000, 2000, 5000 रुपया लग जाता था, लेकिन ये मुफ्त में खाता मोदी जी ने खुलवाया, उसका गारंटर स्वयं बन गए और जीरो वायलेंस का उसका उन्होंने बेनिफिट दिया। जीरो वायलेंस और बेनिफिट का आप समझे ही नहीं। अगर आपके खाते में नहीं है, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, रुपया ले सकते हैं और दे सकते हैं, लेकिन होशियार लोग इसका उपयोग किया, लेकिन हमारा बहुतायत समाज ये नहीं जानता, उसका उपयोग नहीं किया। ये खाते का मतलब क्या है? अगर ट्रांजैक्शन लेन देन वो खाते से कर रहे हैं, अगर 1 रुपया महीना, साल का 12 रुपया अगर आपके खाते में कट गया, एक फॉर्म भरना था, वो खाता 2 लाख रुपया का बीमित हो जाता था। वो खाता 2 लाख का बीमित। अगर LIC का इधर एजेंट बैठे होंगे, पढ़े लिखे साथी बैठे होंगे, उनसे अगर पूछिए कि LIC का एजेंट से कि अगर 2 लाख का बीमा हमको कराना है तो साल का प्रीमियम कितना देना पड़ेगा, वो भाई एजेंट साहब कहेंगे कोई है क्या इसमें LIC का काम करने वाले? कोई है? होंगे भी तो नहीं हाथ उठाएंगे। हाथ उठाते तो आपका प्रचार भी करा देते। तो 2 लाख प्रीमियम में उधर पीछे कोई हाथ उठा रहा है, पूरा कॉर्नर में कोई हाथ उठाया है, अरे बच्चा है। तो प्रीमियम अगर 2 लाख का प्रीमियम अगर भरना है तो 4 से 5 हजार रुपया साल का लग जाएगा। लेकिन मोदी जी ने खाते को प्रीमियम में कितना बदल दिया, कितना कर दिया? 12 रुपया। 12 रुपया का 2 लाख का बीमा कर दिया। 2 लाख। इतना ही नहीं, खाते पे अगर और आगे बढ़िएगा तो 2 लाख का तो बीमा हो गया। और इसके अलावा हम कभी सड़क पे, चौराहे पर, खेती खलियानी में काम करने जाते हैं, आसमानी बादल फटता है, बिजली का तार टूटता है, कुत्ते सियार काट लेते हैं और हमारी बेमौत हो जाती है, कोई पूछने वाला नहीं होता था। उसके लिए भी नरेंद्र मोदी जी ने चिंता किया। क्या चिंता किया? कि 4 लाख रुपया उस परिवार को तत्काल मुहैया देना होगा। ये 4 लाख हमारा कमाने वाला भाई हो, कमाने वाला गार्जियन हो, वो खेती खलियानी में गए, आसमानी बादल टूटा, चमका और वो वहीं खेत में रह गए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। पहले चमन्नी नहीं मिलता था, लेकिन मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद से उन्होंने कह दिया कि भाई ये अगर प्राकृतिक कुदरत का ये ऐसे आपदा विपदा आ गया गरीब के ऊपर तो सरकार 4 लाख रुपया मिलता है कि नहीं मिलता है? पहले सरकार नहीं देती, पहले सरकार नहीं देती थी। यही हमारे समाज के लोग हैं, खेत खलियान में डिब्बा डिब्बी लेकर के जाते थे शौच के लिए, कुत्ता काट लेता था, सियार काट लेता था, चमन्नी पैसा नहीं मिलता था। यही मैं उस समय कैबिनेट मंत्री था, खान है वो तत्व है, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, बिहार के सभी सदस्यों ने एक स्वर में आवाज उठाया, कैबिनेट पास किया कि कुत्ता सियार भी काट लेगा, उससे भी अगर मौत होती है तो उस परिवार को 4 लाख रुपया देना पड़ेगा। ये कैबिनेट पास। मोटरसाइकिल से जाने वाले भाई को भी मृत्यु हो जाती थी तो उसमें एक कानून पूर्ववर्ती सरकार ने बना दिया था कि एक मोटरसाइकिल से अगर 2 व्यक्ति जा रहा है, एक व्यक्ति मर गया एक्सीडेंट में, एक व्यक्ति अगर घायल हो गया या स्वस्थ रह गया तो एक व्यक्ति मरने वाला का 4 लाख रुपया नहीं मिलेगा। ये कानून कौन बनाया था? पूर्ववर्ती सरकार। अब सोच लीजिए, हमने बोल गया, आप शायद सोचे नहीं होंगे, एक मोटरसाइकिल से हम 2 भाई जा रहे हैं और हम मर गए और एक भाई बच गया तो हमारे भी परिवार को पैसा नहीं मिलेगा। सरकार पूर्ववर्ती कहती थी ये दोनों जब मोटरसाइकिल से गया तो दोनों मरेगा तब दोनों को पैसा मिलेगा। ये कानून अच्छा था कि गड़बड़ था? ये गड़बड़ था। ये कानून को ठीक किया गया और यही बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और सदन में बैठे सभी सम्मानित विधायकों ने एक स्वर में आवाज उठाया, ये नियम कानून को हटाया गया। अगर दुर्भाग्य से एक भाई मर गया तो हम दोनों को इंतजार कर रहे हैं कि वो भी मरे, एक मरे उसको भी सरकार पैसा दे रही है कि नहीं दे रही है एक्सीडेंटल में। ये छोटे छोटे विषय को हमने इसलिए बताया कि समाज को जागृति करने के लिए हमने बताया। अब राशन भी मिल रहा हमारे घर में, जो दीनदयाल उपाध्याय जी की बात बताया, गुरु रविदास महाराज जी की बात बताया, बाबा साहब अम्बेडकर की बात बताया और 3 महापुरुषों को बात बताया। आज अन्न मिल रहा है। बहुत हमारे पढ़े लिखे समाज के लोग कह देता है गरीब गुरबा में कि भाई 5 केजी राशन से क्या होने वाला है, ऐसा हमारे समाज में बोला जाता है। 5 केजी राशन आप ले लेते हैं और बोलते हैं कि क्या होने वाला है। कभी आपने पूछा, आज पड़ोस में झांक के देखा, अपने मोहल्ले में झांक के देखा कि 5 केजी राशन के लिए भी
कौन सा हालात होता है हमारे समाज में। एक डलिया आटा अपने चाची और पटदार से, माँ और बहनों से ले लीजिए। अगर घर में अचानक दामाद अगर फूफा आ गए, आपके आटा घर में तैयार नहीं है और पैसा एक डलिया ले लीजिए दामाद को फूफा को खिलाने के लिए, और 3 दिन के अंदर वो आटा आपने नहीं दिया तो क्या होता है? क्या होता है? झगड़ा हो जाता है। एक डलिया आटा के लिए झगड़ा हो जाता है। लेकिन मैं आपको उसको विस्तार से बताना चाहता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 केजी, एक व्यक्ति को 5 केजी व्यवस्था कर दिया, और एक व्यक्ति को 5 केजी। आपके परिवार में अगर 10 लोग हैं, हम तो कम होते भी नहीं है, 12, 15, 18, 20, 24 का परिवार हम लोग का होता है कि नहीं होता है? और हम कहते हैं तो भगवान दे रहा है, ये भगवान दे रहा है, भगवान दे रहा है तो खुशी मनाइए। लेकिन आपको भगवान दिया है, लेकिन मोदी जी आपको राशन भी पहुंचा रहा है। अगर आपके घर में 10 ही परिवार है, 10 परिवार की संख्या का परिवार है, तो अगर एक व्यक्ति का 5 केजी मिल रहा है तो 10 आदमी का कितना हुआ? 50 केजी हुआ। तो अगर महीने में आपके घर 50 केजी मिल रहा है तो साल में कितने गेहूं मिल गया? इधर पढ़े लिखे नहीं तो आप तो बता सकते हैं। 6 क्विंटल। 1 क्विंटल क्या रेट चल रहा है अभी? 2300, 2500। कोई 2300 बोल रहा है, कोई 2500 बोल रहा है। मैं 2300 भी नहीं मानता हूं, 2500 भी नहीं मानता हूं। हम थोड़ा सा रेट को और गिरा देता हूं, 2000 का रेट मान लेता हूं। तो आपके घर में कितना क्विंटल गेहूं मिला साल भर में? 6 क्विंटल मिला कि नहीं मिला? 6 क्विंटल मिल गया। 2000 के रेट से 6 क्विंटल का कितना हुआ? 12,000 रुपया। आपके घर 12,000 रुपया मोदी जी ने दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? अब बताइए, अब क्या क्या बताएं आपको। दिल्ली में बैठा बेटा, आप गरीब का मसीहा, आपके वोट के बदौलत, एक वोट ने ये ताकत दिया है कि आपके खाते में 3 योजना को हमने बताया, सीधे आपके खाते में पैसा दे रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो ये ऐसी योजनाओं को आपके बीच में हमने बताया, और सीधे नरेंद्र मोदी जी, मैं इस रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहता हूं, हमारे बाबा दादा कहते हैं, क्या बोलते हैं कि जब जब गरीब के ऊपर अत्याचार होता है तो भगवान रूपी एक इंसान की अवतार होता है। नरेंद्र मोदी जी यही भगवान रूपी एक इंसान की अवतार लेकर के आए, ये गरीबों को दुख को हरने के लिए। और जब उन्होंने ऐसा कदम उठाया है तो देश में कुछ मन चले लोग हैं, विरोधी लोग हैं, जिनके हाथों में सत्ता और शासन रही है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कभी सपना नहीं देखा था कि माई बाबूजी के बाद से बेटा बेटी भी राजनीति करेगा, उसका बेटा बेटी के बाद से उसका बेटा बेटी राजनीति करेगा। बाबा साहब का ये सपना नहीं था। लेकिन बाबा साहब के मानने वाले लोगों से मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ, आग्रह अपील करना चाहता हूँ, ऐ लड़का बैठ जाओ, यहाँ बैठो। ये बच्चों को इधर उधर जो घूम रहा है ना, जिनके माता पिता है, ये कल का बच्चा भविष्य है, इन लोगों को स्कूल में भेजना है, यही आपके बच्चा भविष्य बदलेगा। स्कूल में, अब स्कूल की तरफ ध्यान आ गया। स्कूल में आप बाबा साहब अम्बेडकर के जब शिक्षा की बात थी, आप स्कूल में चले जाइए। मैं जब पढ़ रहा था तो बड़ी दूर जाना पड़ता था। आज कोई ऐसा गांव नहीं है जो प्राथमिक विद्यालय ना खुला हो। जिस गांव में प्राथमिक विद्यालय थोड़ा दूर पर है तो आपके पंचायत में, आपके गांव में, आपके वार्ड में एक आंगनबाड़ी केंद्र खुला होगा कि नहीं खुला होगा? आंगनबाड़ी केंद्र खुला है, एक सेविका है, एक सहायिका है। आपका अपने कोख का बेटा और बेटी है, महीना में एक अंडा आप नहीं खिला सकती हैं, या खिला सकता है बाप, लेकिन वो बाप तो जन्म बेटा बेटी को जरूर दिया, वो माँ तो जरूर जन्म दिया है। एक अंडा खिलाने को उसके पास अधिकार नहीं है, पावर नहीं है, पैसा नहीं है। लेकिन धन्य है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आंगनबाड़ी चला करके महीने में, सप्ताह में एक बार अंडा खिलाने का भी व्यवस्था किया है। हुआ है कि नहीं हुआ? तो बेटा बेटी हम जन्म देते हैं, अंडा खिलाने का ठेकेदारी नरेंद्र मोदी जी ने लिया। बेटा बेटी जन्म हम देते हैं, घर बनाने का ठेकेदारी नरेंद्र मोदी जी ने लिया। बेटा बेटी संख्या हम बढ़ाते हैं, सुलभ शौचालय बनाने का ठेकेदारी नरेंद्र मोदी जी ने लिया। बेटा बेटी का जनसंख्या हम बढ़ाते हैं, 2 कमरे का घर बनाने का ठेकेदारी नरेंद्र मोदी जी ने लिया। मैं सारी ठेकेदारी को
क्यों उनके खाते में डालना चाहता हूं कि वही एक बंदा आया और ये देश में बदलाव की डंका बजाया। हमारे घर में बिजली पहुंची है, राशन पहुंचा है, ये तमाम व्यवस्थाएं अगर नरेंद्र मोदी जी ने दिया है तो उनके खाते में जरूर जाएगा। लेकिन साथियों, हम इसी के लिए नहीं जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। हम जनसंख्या अगर बढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा संख्या आप शिक्षा के तरफ भी ले जाइए। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का यही सपना था। मैं कभी लाल कार्ड की गेहूं नहीं खाया, कभी वृद्धा पेंशन का पैसा हमारे दादा बाप नहीं उठाया, लेकिन हल चलाया है, दूसरे के खेत में मजदूरी किया है। लेकिन मजदूरी करने के साथ साथ मेरे माँ बाप ये कसम खाया था कि हम मजदूरी जरूर करेंगे, हम दूसरे के खेत में हल जरूर चलाएंगे, लेकिन अपने बेटा को कभी मजदूरी हम करने नहीं देंगे। और उन्होंने पीट पाट के मुझे स्कूल के तरफ भेजा और स्कूल के तरफ गए और पढ़ लिख करके मैं सामाजिक दायरा को समझा। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के इशारा को समझा, जो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने इशारा दिल्ली के तरफ किया था, पार्लियामेंट के तरफ किया था, असेंबली के तरफ किया था कि 26 जनवरी को उन्होंने आह्वान किया देशवासियों को। और ऐसे ही मंच पर खड़े होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद और बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान को समर्पित करते हैं और देशवासियों को कहते हैं कि अब आपकी गरीबी इसी संविधान के बदौलत आपकी गरीबी स्वतः दूर हो जाएगी। आपके वोट से जब गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, आपकी चिंता करेगा। नरेंद्र मोदी जी के पहले जितना बेटा बेटी बना है देश का प्रधानमंत्री, अपने परिवार के लिए सोचा है, देश के लिए नहीं सोचा। एक नरेंद्र मोदी जी बने हैं कि आपके लिए सोच रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई सोचने वाला नहीं। तो जब नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए, समाज के लिए जब सोच रहा है तो कुछ मन चले लोग, परिवारवादी वंशवादी पार्टी के लोग आकर के, और पसमान के टोले में नहीं ये मैसेज आ रहा है, मुसहर के टोले में मैसेज नहीं जा रहा है, धोबी के टोले में नहीं जा रहा है, ये रविदास के टोले में बड़े पैमाने पर फैलाया जा रहा है, बड़े पैमाने पर फैलाया जा रहा है। मैं थोड़ा सा यही आपको विराम लगाते हुए जानना चाहूंगा, इसमें पसमान भाई कितने बैठे हैं, जरा हाथ उठा लीजिए। पसमान भाई, ठीक है। धोबी भाई इसमें है क्या? धोबी बैठा भाई, एक भैया, आप, वो बच्चा तो हर में हाथ उठा लेता है। आप इधर हमारे मंच के संचालन करने वाले 2 आदमी, मुशहर भाई भी कोई इसमें बैठे हैं क्या? मुशहर 2 3 4, मुशहर भाई भी 4-5 यहाँ बैठे हुए हैं। पासी समाज के लोग इसमें बैठे हैं क्या? पासी तड़कुल से ताड़ी उतारने वाले, आप एक भाई उधर बैठे हुए हैं, एक भाई पासी भी है। रविदास राम चमार लोग कितने बैठे हैं इसमें? रविदास राम चमार, ये आपकी भी संख्या है। मैं क्यों ऐसे जानना इसलिए चाहा कि जब देश के तरक्की कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, तो आप देखे होंगे पसमान अपने नेता चुन लिए हैं। पसमान का नेता कौन है? कौन है नेता? चिराग पासवान जी। चिराग पासवान किसको नेता मान लिए हैं? नरेंद्र मोदी जी को मान लिए हैं। कहीं कुछ संशय संकट है? कोई संकट नहीं है। उनके घरों में संविधान खतरा में नहीं है, उनके घर में रिजर्वेशन खतरा में नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और वो अपना नेता चुन लिए हैं, समाज चुन लिया चिराग जी को, चिराग जी चुन लिए मोदी जी को। वो समाज कह रहा है, कोई भाजपा के कच करता जा रहा है तो कह रहा है कहाँ इधर घूम रहे हैं, इधर सब ठीक है, सब कमल है, सब मोदी है, थोड़ा सा रामटोलिया में चले जाइए ना। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? थोड़ा सा रामटोलिया में चले जाइए, थोड़ा चमटोलवा में चले जाइए। भैया आप क्या करते हैं कि सब लोग उधरे भेज रहा है, तो आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तब उधर लोग भेज रहा है। धोबी टोला में चले जाइए, धोबी कह रहा है हमारा भी नेता है, आप किसके साथ हो भाई? हमारा नेता मोदी जी हैं, खाने का मोदी दे रहा है, घर मोदी जी ने बनाया, अच्छा सड़कें मोदी ने बनाया, तो भाई हमारा नेता तो मोदी। मुसहर भी समाज के इधर लोग होंगे, मुसहर के टोला में चले जाइए, मेरा भाई है, उससे भी पूछिए, वो कहता है हमारा नेता कौन है? कौन नेता है? जीतन राम मांझी जी। वो गांव में बैठा है, खेत तोड़ करके धान निकालता है, फसल काटता है, खाता है,
लेकिन अपना नेता वो चुन लिया है गांव में बैठे। किसको नेता चुन लिया है? जीतनराम मांझी जी को। जीतनराम मांझी जी किसको नेता चुन लिए? नरेंद्र मोदी जी को। अब कुशवाहा भाई की बात आती है। कुशवाहा लौ कुश, एक तो नीतीश कुमार जी खुद के नेता हैं, एक कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। कुशवाहा का नेता कौन है? उपेंद्र कुशवाहा जी, सम्राट चौधरी जी। और सम्राट चौधरी उपेंद्र कुशवाहा नेता किसको मान लिए हैं? नरेंद्र मोदी जी को। भैया पचपनिया संकन इसमें चर्चा कर रहे हैं, बाकी सब लोग मोदी को मान रहा है। अब मैं जिस समाज से आता हूं, जनक चमार, मैं अपने समाज से पूछना चाहता हूं, आपका नेता कौन है? आप किसको मानते हैं? मुसहर अपना नेता को चुन लिया, पासवान अपने नेता को चुन लिया, कुशवाहा अपने नेता को चुन लिया, कुर्मी समाज अपने नेता को चुन लिया, यादव समाज अपने नेता को चुन लिया, मुसलमान समाज अपने नेता को चुन लिया, और वो नेता चुन के अपना डायरेक्ट कनेक्ट दिल्ली नरेंद्र मोदी जी से कर लिया। वो समाज तरक्की कर रहा है, कोई उस पर दुख संकट आ रहा है, वो अपने नेता से सहयोग ले रहा है। लेकिन आप कहाँ सोए हैं? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आपको नेता चाहिए कि नहीं चाहिए? आप नेता विहीन रहना चाहते हैं? वही नरेंद्र मोदी जी। आज मैं आपका बेटा और परिवार होने के नाते, अगर नरेंद्र मोदी जी का कहीं मंच लगता है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, तो वहाँ चिराग पासवान भी खड़े होते हैं, वहाँ जीतनराम मांझी जी भी खड़े होते हैं, वहाँ उपेंद्र कुशवाहा जी भी खड़े होते हैं, और आपका बेटा जनक चमार भी उस मंच पे खड़ा होता है। अगर कोई बैठक होती है तो आपका आवाज बुलंदी से जनक चमार भी रखता है। क्या आपको अपने समाज का नेता चाहिए कि नहीं चाहिए? आपका सांसद एमपी चाहिए कि नहीं चाहिए? आपका नरेंद्र मोदी चाहिए कि नहीं चाहिए? आपका सांसद राधा मोहन सिंह चाहिए कि नहीं चाहिए? तो भाई ये सारी बात आप जब जानते हैं तो हमारे टोले मोहल्ले में रविदास के बीच में एक संविधान हटाओ की चर्चा कैसे हो जाता है? एक चारा की डायरी है क्या? चारा चोरी करने वाले लोग समझता हमारे बाप दादा के खतियान हैं, जब चाहेंगे तब हटा देंगे। ये भारत का संविधान ऐसे वैसे संविधान नहीं है, ये विश्व का सबसे बड़ा निर्मित और लिखित संविधान है। इस संविधान को छूने के किसी का हक अधिकार नहीं है। लेकिन वही लोग समाज को गुमराह कर रहा है, जिनके माता पिता शासन किया है, जिनके दादा दादी नाना नानी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहा है, वही आज डायरी दिखा करके कह रहा है और सिंह लेकर रविदास परिवार में कि इनको गुमराह कर देंगे तो कुछ वोट को गुमराह कर देने से हम सत्ता के करीब आ जाएंगे। उनका सपना सपना ही रह जाएगा, आपको गुमराह करने से वो सत्ता में आने वाले नहीं है। तो आपको अपने वोट को कभी गुमराह मत होने दीजिए। आप टोका फंसा करके कनेक्शन लेने का प्रयास मत कीजिए, आप डायरेक्ट कनेक्शन लीजिए, नहीं तो टोका फंसा के जलाइएगा, एसडीओ रेड करेगा, आने पौने फाइन लगाएगा, एफआईआर होगा कि नहीं होगा? तो क्यों नहीं, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीधे आप जनता के बीच से जुड़ते हैं, जनता के सवाल को सुनते हैं, जनता के हित के और लाभ की बात करते हैं, खाते में आपकी राशि पहुंचाते हैं, तो 25 तारीख को इधर चुनाव है और 25 को चुनाव है देश के नरेंद्र मोदी जी का। ये नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दुनिया उतावले हैं। लेकिन मैं जिस समाज का आता हूं बेटा, मैं इसलिए समाज के लिए थोड़ा सा ज्यादा चिंता किया कि बाकी समाज के लोग सजग हैं, जागरूक है, अपने मत के प्रति, अपने वोट के प्रति, अपने समाज के जाति के प्रति वो काफी एग्रेसिव है, आगे बढ़ करके वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मैं जिस समाज का बेटा हूं, वो समाज घर में अंगड़ाई ले रहा है, घर में अंगड़ाई ले रहा है। बाहर निकलना पड़ेगा, चौराहे पर चलना पड़ेगा, आवाज बुलंद करना पड़ेगा। एक देहात में कहावत है कि जो माँ रोती नहीं है, जो बेटा रोता नहीं है, वो माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है। तो हम मतदाता हैं, हमारे कष्ट और पीड़ा कहीं होता है तो मुख्य धारा में हमारे संगठन के पदाधिकारी है, उनके समक्ष ये बात को रखनी चाहिए। इसलिए मैं थोड़े से शब्दों में बयां किया हूं, और मैं खास करके अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्रालय मेरे कंधे पर दिया गया। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी सर्वे समाज के नेता, जो विश्वास किया है, आप उसी समाज से बैठे हुए हैं, उसी समाज का मंत्रालय मेरे कंधे पर आया है। उस समाज के रोड नहीं बना है तो रोड बनना चाहिए, उस समाज में घर नहीं बनी है, घर बनना चाहिए, उस समाज में शादी ब्याह के लिए सामुदायिक भवन नहीं है, वर्क सेट नहीं है तो बनना चाहिए। उस समाज में अगर घर नहीं बना है, घर उसका बनना चाहिए। वो चिंता मेरा ही विभाग, मेरा ही मंत्रालय करता है।
और आपके बीच का पढ़ा लिखा बेटा बेटी है, यूपीएससी अगर फर्स्ट करता है, पीटी क्वालिफाई करता है, बीपीएससी पीटी क्वालिफाई करता है, तो उसको 50,000 1,00,000 रुपया मिलता है कि नहीं मिलता है? मेरे ही मंत्रालय देता है। हमारे बच्चे और बच्चियों को पढ़ने के लिए बालक बालिका विद्यालय खोलने के लिए, अनुसूचित जाति के लिए जो 30,000 से 25,000 पॉपुलेशन होगा, उतने पॉपुलेशन पे एक स्कूल बनाना है। ये मंत्रालय ने ये मापदंड तय किया है। कई जगहों पे स्कूल बन रहा है, बाकी जगहों पे सर्वे कराया जा रहा है। बड़े पैमाने पर हमारे समाज के बच्चे और बच्चियां पढ़ने की स्कूल नहीं है, तो आने वाले दिनों में सर्वे करा करके वहाँ स्कूल आवासीय विद्यालय बनवाया जाएगा। लेकिन जहाँ बना हुआ है वहाँ बच्चों को भेजिए पढ़ने के लिए, आंगनबाड़ी जहाँ बना है वहाँ बच्चों को भेजिए पढ़ने के लिए। आने वाले 15 और 20 साल में जो आज से 4 साल और 5 साल के बच्चे और बच्चियां हैं, वो 18 साल में इंटरव्यू जब कर लेगा 20-22 में, तो आपकी कहीं ना कहीं गरीबी दूर करने का उसके पास एक अंतर हो जाएगा। होगा कि नहीं, ये आपको करना होगा। और आने वाले दिनों में 25 तारीख को हम सबके नेता आदरणीय राधा मोहन सिंह जी आपके परिवार के, जैसे आप कमल रूपी नंबर 1 पर कमल वाले बटन दबाएंगे और भारी मतों से वो जीत के जाएंगे, तो फिर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार बनेंगे। तो जो योजना चल रहा है वो चलते रहेगा, जो बाकी रह गया है उसको भी चला करके और गरीबों को गरीबी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये हुआ, संविधान को कोई खतरा नहीं है। दिग्भ्रमित लोग कर रहा है, रिजर्वेशन की बात है तो रिजर्वेशन की बात थोड़ा सा उस पर चर्चा कर देता हूँ। जिन लोगों ने रिजर्वेशन की बात आज कर रहा है उन्हीं से पूछिए कि तुम्हारे माताजी, तुम्हारे पिताजी 90, 95 और 95 से 2000, 2000 से 5, ये आपके माता पिता की सरकार रही है। आपके सरकार में कभी चमार का, तुरहा का, नुनिया का, गोंड का, कहार का, पासी का, पासवान का, यादव का, कुशवाहा का, ये तमाम पचपनिया जाति के लोगों को कभी मुखिया जिला पार्षद बनने का अवसर मिला था क्या? अभी हमारे श्यामदेव भाई जिला पार्षद हुआ करते थे। ये श्यामदेव कब बने थे आप? 2006 में। और 6 में मुख्यमंत्री कौन बना? बोलिए ना, कौन बना 2000 में? ये भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी ने तय किया। पंचायती राज अधिनियम के तहत ये अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा के लोगों को, बेटा और बेटी को रिजर्वेशन दे करके मुखिया, जिला पार्षद, बीडीसी बनने का अवसर मिला। आज दलित की बेटी, चमार की बेटी भी ब्लॉक प्रमुख बन करके और वीडियो के आंख में आंख डाल करके बात कर रही है। ये अधिकार दिया नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी ने। और फिर हमारे ऊपर रिजर्वेशन की बात लग रहा। अगर जिला पार्षद हमारा बेटा बेटी कहीं चेयरमैन बनता है, अनुसूचित जाति का बेटा बेटी, डीएम के आंख में आंख डाल करके बात करने का अधिकार दिया, वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी ने। भाई एक एक करके रिजर्वेशन पूरा आप समाज के लिए किया। और जिन लोगों ने आज हमारे समाज को गुमराह करने का काम कर रहा है, वो अपने बेटा को लड़ाया, बेटी को लड़ाई, अपने पतों को लड़ाया, अपने लड़ा, अपने पत्नी को लड़ाया। बाबा साहब अम्बेडकर का यही सपना था क्या? यही सपना था। गुरु रविदास जी महाराज यही देखना चाहते थे। आप कहाँ है भाई? आप माता बहन समझिए, समझदार है, जागरूक होइए और हमारी बातों को अगर आप सुने, भली भांति समझे है, तो जो माँ बहन घर से नहीं निकल कर के आई है उनको शेयर करने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है। अब 25 तारीख को अपना एक एक मत दे करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, आप सभी समाज की ताकत के लिए, और यहाँ के प्रत्याशी सांसद पहले से भी थे, हैं भी, और 25 के बाद भी सांसद रहेंगे, श्री आदरणीय राधा मोहन सिंह जी। तो कहीं संशय नहीं है। आप लोगों से, आपके बेटा और भाई होने के नाते मैंने आग्रह और अपील किया। इतनी लंबी चौड़ी चर्चा हमने किया, बहुत सारी बातें जब घर में बैठेंगे और सारी चर्चा करेंगे। ये तरक्की कैसे हमारा समाज करेगा, तो इस पर सभी समाज के लोगों को सामूहिकता होनी चाहिए, एक साथ चलनी चाहिए। हम एक परिवार में जरूर है, लेकिन समाज जब मजबूती से आगे बढ़ता है, हमको साथ में कदम कदम मिला के चलना है। और मैं पटना में रहता हूँ, कभी हमारा पढ़ा लिखा नौजवान भाई को पटना में आना होगा, एग्जाम देना होगा, कोई काम से आप आते हैं, तो मैं आपको न्योता देता हूँ। पोलो रोड 6 नंबर सरकारी क्वार्टर है, आप कभी भी आइएगा, किसी काम से आए। अगर आपको लगता है कि ये भाई आया था, जनक चमार कह के गया, आपको आधे घंटा 1 घंटा समय मिल जाए तो जरूर आप मेरे यहाँ आएंगे, एक गिलास पानी और एक लड्डू आपका इंतजार करेगा। कभी किसी काम से आएंगे, मैं आपका परिवार का बेटा और भाई। और
कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी आए मुझे जरूर आप याद करेंगे, जरूर याद करेंगे। हमारे पास जो भी ताकत और पावर है सरकार ने बनाई है, मंत्री का ये ताकत पावर दिया है, मुझे अपने लिए नहीं मिला, आप समाज का सेवा करने के लिए बना है। जहां भी जरूरत पड़ेगा मैं आपके लिए तन्मयता से खड़ा रहूंगा। लेकिन मैं भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप एक एक मत दे करके नरेंद्र मोदी जी को और राधा मोहन जी को जिता करके भेजना है। भारत माता की, भारत माता की।